ब्रेक के बाद टिकट का हकदार में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। ब्रेक पर जाने से पहले एक रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया कि जब भाजपा बीजेपी गठबंधन हुआ था उस वक्त बीजेपी के तमाम प्रादेशिक नेताओं ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था कुलदीप बिश्नोई और हजका के लिए, और कैसे कहा था खुश होकर कि कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर तशरीफ रखे हुए ये हैं हमारे भावी मुख्यमंत्री। लेकिन अब क्या हो गया, इसी पर हमारी अब ये खास चर्चा। विनोद जी। प्रदीप जी, देखिए, मैं वही आंकड़ों पर डिस्कस कर रहा था कि हजका को महम में 7 पॉइंट समथिंग मिला और बीजेपी को 0.54। नहीं, मेरा सवाल ये है कि नहीं, मैं उसी आपके सवाल पे आ रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है बता देना मुझे कि यहाँ पर दोनों जोड़कर सीधे सीधे उनको ओम प्रकाश धनखड़ को कुछ नहीं मिल रहा है, वो यहाँ गेन ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ 1% का गेन है अगर ये दोनों हजका गठबंधन को जोड़ लिया जाए ये, और उनका जो 0.5 था वहीं वो टिके हैं धनखड़ साहब। ये हजका का वोट इनको यहाँ ट्रांसफ़र हो गया जी। तो ये जो अभी आपने बयानबाजी सुनी कि लोकप्रिय क्या मुख्यमंत्री हमारे कुलदीप बिश्नोई, ये तो सिर्फ हमने रामविलास को सुना कि जो कह रहे हैं हमारे भाई भावी मुख्यमंत्री, और जवाब में कुलदीप जी कह रहे हैं चाचा रामविलास। चाचा मतलब कि भजनलाल के साथ उनकी दोस्ती, और वो सही भी है, चाचा थे भी वो, क्योंकि भजनलाल रामविलास के काम कर दिया करते थे। चाहे रामविलास बीजेपी के विधायक होते थे लेकिन भजनलाल उनको पटा के रखते थे, इसलिए चाचा भतीजा तो ठीक है। प्रधानमंत्री नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, पांचों ने हरियाणा की धरती पे आके कहा कि हमारा अगला मुख्यमंत्री कुलदीप। मेरा सवाल ये है कि ये गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी कह रही है कि कुलदीप कांग्रेस की बी टीम है, कुलदीप में अहम आ गया है, कुलदीप जिद्दी हो गए हैं। क्या हरियाणा की जनता को बीजेपी समझा पाएगी कि कुलदीप गलत है और हम सही हैं? देखिए विनोद जी, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि कुलदीप के साथ विश्वासघात हुआ है, बीजेपी ने उनके साथ विश्वासघात किया है। सब बड़े नेता एक के बाद अगर ये प्रॉमिस करके गए तो अब बीजेपी के वायदों पर कौन भरोसा करेगा भविष्य में जी, कि आप अगर वायदे इसी तरह आप तोड़ते रहे तो भविष्य में कौन ये करता रहेगा। ठीक है, रियलिस्टिक होना था, दोनों पार्टी को होना था। बीजेपी के अरमान और एम्बिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, कुलदीप को भी थोड़ा समझौता करना चाहिए था, लेकिन चलो बहरहाल जो भी है अब अलग अलग लड़ रहे हैं। ये फ्यूचर के लिए बीजेपी को हमेशा लोग जैसे कांग्रेस के साथ हुआ, कांग्रेस किसी पार्टी को बाहर से सपोर्ट करती थी तो हमेशा विड्रॉ कर लेती थी, तो लोग कहने लगे कि यार कांग्रेस का समर्थन नहीं लेना। हाँ, तो वही होगा, बीजेपी के वायदों का फ्यूचर में लोग विश्वास नहीं करेंगे। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 50 बार सोचा कि कांग्रेस का समर्थन लेना चाहिए या नहीं। बिल्कुल, तो वो जो उसकी बैड इमेज थी कि ये पहले आउटसाइड सपोर्ट करके सरकार बनवाती है फिर गिराती है, सेम पोजीशन बीजेपी की होने जा रही है। एक आपका जो इमेज का ठप्पा लग जाता है उसको निकालने में बहुत वक्त लग जाता है, तो बीजेपी के लिए ये दूसरे राज्यों में बहुत घातक होगा। वहां पर लोग उसको संशय की निगाहों से देखेंगे कि क्या बीजेपी जो बोल रही है वही करेगी। प्रदीप जी, क्या बीजेपी जनता को समझा पाएगी? मुझे लगता है कि नहीं। अब तक का जो फीडबैक है, आज तक जिस क्षण हम यहाँ बैठे हैं उसमें हरियाणा में ये एक माहौल बन गया है कि बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के साथ विश्वासघात किया है जी। और चीज़ें भूली नहीं जाती। मैं एक उदाहरण छोटा सा देना चाहूँगा कि आंध्र के चीफ मिनिस्टर को राजीव गांधी ने जो धमकाया था एयरपोर्ट में, आज तक जिस दिन से धमकाया आज तक हम उस घटना को कोट करते हैं। वो मर गए, टी एन जैया। हाँ, टी एन जैया उनका नाम था, और वो मर गए, लेकिन आज भी उसको कोट किया जाता है। और यही नहीं, अमेठी की जनसभा में भी नरेंद्र मोदी ने भी टी एन जैया का किस्सा सुनाया था और पूरी घटनाक्रम तो को अब रखा नरेंद्र था। मोदी को अब सुनाए जाएंगे? नहीं, एक हिस्ट्री भी बनेगी, क्योंकि एनडीए के एनडीए जो है उससे निकलने वाला ये पहला गठबंधन है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चलिए आपको एक दिलचस्प बात मैं भी बता देता हूँ। हरियाणा से हमारे टीवी पे जो फोन्स आ रहे हैं, इन फोन्स में मैक्सिमम लोगों ने ये कहा है कि बीजेपी ने कुलदीप के साथ धोखा किया है। और इस शो में आने से पहले एक व्यक्ति जो जाट समुदाय से संबंध रखते हैं, उन्होंने कहा कि कुलदीप को जाट विरोधी माना जाता है या बना दिया गया कि वो जाट विरोधी हैं। लेकिन इस मामले में तो गांव में जाट भी कह रहा भी कुलदीप सागे माड़ी करी जी। तो जब आपका विरोधी भी कहने लगे कि माड़ी हो गई, तो इसका मतलब बीजेपी शायद पब्लिक को नहीं समझा पाए कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सब कुछ कुलदीप ने गलत किया। इसमें सिर्फ ऐड करना चाहूँगा
कि अभी बीजेपी को कुलदीप पर बहुत डिपेंड करता है कि उसको अगले 45-50 दिन तक चुनाव नहीं होते हैं, इस इशू को कैसे जिंदा रखें जी कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है जी। क्योंकि बीजेपी ऐसा कुछ कर सकती है, कुछ हलवा कर सकती है, कोई इशू ऐसा जब कोई बम गिरा दे उसके बाद इशू बदल जाए, लोग दूसरी बातें करने लगे, बीजेपी इसको के भूल पास तो जाए। एक ही बम होता है कि सांप्रदायिक दंगे करा दें, जिस वो- और हरियाणा में उसकी जमीन नहीं है। बीजेपी के पास तो आजकल एक ही बम है और उसका नाम है एटम लव बम। जिहाद। नहीं, वो एटम बम कौन सा है? जिसका उम्मीदवार विनिंग है, जिस पार्टी का भी, उसको पकड़ तो के ले आओ। इशू चेंज क्योंकि करेंगे। क्योंकि नहीं, लोगों को लगता है, जो लोग आ रहे हैं उनको लगता है केंद्र में सरकार है और हरियाणा में तो सरकार आ ही जाएगी, हरियाणा में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो दिल्ली में लाल बत्ती मिल जाएगी। ये जो अट्रैक्शन है। नहीं, लेकिन दूसरा अट्रैक्शन ये है कि उनको ये लगता है कि 5 साल केंद्र में सरकार रहेगी और मोदी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, सरकार गिरने वाली है नहीं, बहुमत की सरकार है, तो कहीं ना कहीं राज में हिस्सेदारी मिलेगी, इसलिए लोग भाग भाग के आ रहे हैं और बीजेपी उसका एडवांटेज ले रही नहीं, देखिए विनोद जी, एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब केंद्र में सरकार रही है है। जी 67 से पहले तक, उसके बाद के ऐसा कभी नहीं हुआ है कि केंद्र में सरकार रही हो दूसरे राज्यों में दूसरी सरकारें ना रही नहीं, हो। मैंने- अभी यूपीए 1 और मैं- 2 को भी देख लें तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इन सब जगह, और बिहार है, यहाँ पर दूसरी पार्टी के। तो ये जो इसका सरलीकरण है कि यहाँ इसलिए लोग आ रहे हैं कि यहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ, यहाँ वो अपने गृह मंत्री को जो आदमी नहीं बख्श रहा है तो तुम बत्ती, और वो तो आपको क्या कहते हैं कि अपने गुजरात भवन के किसी कमरे में ना घुसने दे। सर, पत्रकारों को तो समझ आ गया कि अपने गृह मंत्री को नहीं बख्श रहा है, पर हरियाणा में जिन्होंने राज में हिस्सेदारी करनी है उनको ऐसे लगता है बीजेपी की टिकट ली और एमएलए बने, उनको कौन समझाए भाई? नहीं, उनको जनता समझा देगी, उनको जनता समझा देगी। और ये जो बीजेपी ने ये विश्वासघात किया है, ये हरियाणा की सियासत में एक, अगर ये बात कम्युनिकेट कर गई तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि जो परिणाम होंगे बहुत चौंकाने वाले इससे ज्यादा क्या कम्युनिकेट करेगी? जब मैंने जो कोट किया है वो मैंने रियल कोट किया है। मैं शो में आ रहा था तो मेरे पास एक फोन आया और उसके लास्ट वर्ड ये थे, भी गामा में तो जाट भी कहने लगे, कुलदीप के सागे माड़ी करी बीजेपी ने। बेशक वो इनको वोट ना दें लेकिन माड़ी करी बोल दिया। इसका मतलब ये बीजेपी को समझाना हरियाणा में मुश्किल हो जाएगा कि हमने कुछ नहीं किया, कुछ तो आपने किया है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि पंचायत में जब फैसले होते हैं तो लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता है उसको दोषी माना जाता है। अनंत सिंह डांगी आईएनसी 36 वोट, 36 9576। बलवीर बाली पहलवान आईएनएलडी 6 वोट 1596। सुरेंद्र दलाल आईएनएलडी 3 वोट 798। सतीश फरमाना आईएनएलडी 2 वोट 532। सतीश राठी आईएनएलडी 4 वोट 1064। सुनील गोयत आईएनएलडी 1 266। राजबीर सामन आईएनएलडी 1 वोट 266। जगपाल पहलवान 4 वोट। ये 2-2 4-4 का मामला जो आईएनएलडी का आ रहा है, शायद आईएनएलडी भी परेशान है। उन्होंने महम से टिकट अनाउंस नहीं किया है और अब भी वो टिकट अनाउंस करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बलवीर सारे जोड़ बाली लें, ऐसे व्यक्ति सारे थे। जोड़ लें तो भी अभी डांगी से बलवीर कम। बाली को सजा होने के बाद आईएनएलडी के पास कैंडिडेट का संकट है। महम में मदीना साइड से लड़वाती है, किधर से लड़वाती है, लेकिन संकट है। शमशेर खरकड़ा आए थे आईएनएलडी में तो एक उम्मीद बनी थी कि कोई डांगी को टक्कर दे सकता है और पिछले चुनाव में उन्होंने टक्कर देने की पूरी कोशिश की, लेकिन आईएनएलडी से रिश्ते खराब हुए और वो चले गए और आईएनएलडी को फिर कैंडिडेट का टोटा है महम में। वेद प्रकाश आईएनएलडी 6 वोट। शमशेर सिंह खरकड़ा बीजेपी 24 वोट और सौरभ फरमाना बीजेपी 2 वोट। बलराज कुंडू बीजेपी 4 वोट और अदर्स को 7 वोट मिले। 2 राउंड। मुमताज जी, मेरे पास तीसरा राउंड भी है, अगर आप इजाजत दें। तीसरा राउंड अनाउंस कर दें आप। तीसरा राउंड अनंत सिंह डांगी फिर 38 वोट 10,108। बलवीर बाली 5 वोट 1330। सुरेंद्र दलाल 3 वोट 798। मुझे लगता है पानीपत की रैली, क्योंकि ये सर्वे अभी हुआ है, पानीपत की रैली के तुरंत बाद असर है। पानीपत की रैली का महम पे असर है। नहीं, वो देखिए
आप यूँ भी देखिए ना कि ये दीपेंद्र का चुनाव क्षेत्र है और मुख्यमंत्री रोहतक के, उसके कारण पूरे प्रदेश में उनकी बदनामी हो रही, भेदभाव का आरोप इन्हीं कारणों से लग रहा है। सतीश फरमाना INLD 3 वोट, सतीश राठी INLD 2 वोट, सुनील गोयत INLD 2 वोट, राजवीर सामानिया INLD इस बार थोड़े से बढ़ गए हैं 5 वोट, जगपाल पहलवान 3 वोट, जगपाल पहलवान 3 वोट और वेद प्रकाश INLD 4 वोट, शमशेर खरकड़ा बीजेपी काफ़ी कम वोट आए हैं, लगता है ये सर्वे मदीना के आसपास घुस गया है, 9 वोट, सौरभ फरमाना 7 वोट और बलराज कुंडू बीजेपी 7 वोट। बीजेपी के तीनों कैंडिडेट मिला देते हैं तो 7-7 14 और 9 23, तीनों मिलके तो टक्कर दे सकते हैं, सिंगल में मामला मुश्किल हो जाएगा। अदर्स 12 जी 3 राउंड। शुक्रिया विनोद जी, बहुत बहुत आपका। 3 राउंड्स के नतीजे हमारे सामने हैं। हमारे काउंटिंग ऑफिसर्स लगातार लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी तमाम राउंड्स के नतीजे आप तक पहुंचे और एक तस्वीर साफ हो सकी महम विधानसभा क्षेत्र की। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पर, फौरन लौट रहे हैं तमाम दिलचस्प चर्चाओं के साथ भी और अगले राउंड्स के नतीजों के साथ।